तो हमने लास्ट लेक्चर में हमने ये छोड़ा था बैंकिंग ट्रांजैक्शन। तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन में सबसे पहले कैश डिपॉजिटेड फॉर ओपनिंग एन अकाउंट। तो नंबर 1 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कैश डिपॉजिटेड फॉर ओपनिंग एन अकाउंट, मतलब आपने बैंक में पैसे डिपॉजिट कराए अकाउंट ओपन करने के लिए। ठीक है जी। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? फॉर्मेट आपको दिया है, मैं रफ फॉर्मेट में चलाऊंगा। आपका बैंक बढ़ेगा और कैश कम होगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो तुम्हारी ये जनरल एंट्री सबसे पहली बनती है। ठीक है जी। और नरेशन वो लिख देंगे, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। जो सेकंड एंट्री बनती है वो ये बनती है, कैश विड्रॉन फॉर ऑफिस यूज। कैश विड्रॉन फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस के यूज के लिए आपने कैश को विड्रॉ कर लिया। तो इसकी जो जनरल एंट्री बनेगी कुछ इस तरह से बनेगी। देखो, कैश आपके हैंड में आया तो कैश बढ़ गया, कैश अकाउंट डेबिटेड, बैंक कम हो गया टू बैंक अकाउंट, एक एसेट बढ़ गया, एक एसेट इंक्रीज हो गया, और रिस्पेक्टिव अमाउंट्स। थर्ड जो एंट्री पास करनी है वो ये एंट्री पास करनी है, कैश विड्रॉन फॉर द पर्सनल यूज। तो ये ड्राइंग्स होगी कैश विड्रॉन, ये हमने पहले भी कर चुके हैं ड्राइंग्स में। कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए जो आप कैश विड्रॉ करेंगे वो ये आएगा। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड, आपके बिजनेस में से कैश चला गया, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश। ठीक होगी जी बात। उसके बाद जो फोर्थ एंट्री हम पास करेंगे दैट विल बी पेमेंट बाय चेक टू अ क्रेडिटर। पेमेंट मतलब ये सारी बैंकिंग की ट्रांजैक्शन है। पेमेंट बाय चेक टू क्रेडिटर। अब अगर इसको ध्यान से देखें, आपने क्रेडिटर को पेमेंट करनी है तो क्रेडिटर खत्म हो रहा है, क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, रिस्पेक्टिव अमाउंट्स बीइंग अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स। ठीक होगी जी बात। उसके बाद हमने फिफ्थ एंट्री पास करनी है। जो फिफ्थ एंट्री होगी वो आपकी कुछ इस तरह से होगी। वो कह रहा है इशूड चेक डिसऑनर्ड। कोई भी चेक इशूड हुआ, आपने मान लो किसी क्रेडिटर को चेक दिया था, वो डिसऑनर हो गया, तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी इशूड चेक डिसऑनर्ड। तो बड़ी सिंपल सी बात है भाई, वो जो आपने चेक इशू किया था उसकी उल्टी एंट्री आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर अकाउंट। क्योंकि आपका बैंक आपने अपनी बुक्स में से कम कर दिया था, अब वो बैंक का बैलेंस वापस से वही आ जाएगा, और क्रेडिटर कम हुई नहीं तो क्रेडिटर भी वापस से वो ही आ जाएंगे। उसके बाद पेमेंट बाय ड्राफ्ट टू अ क्रेडिटर। आपने ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट बाय ड्राफ्ट टू क्रेडिटर। डिमांड ड्राफ्ट किसी बच्चे ने देखे होंगे, तो डिमांड ड्राफ्ट कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को जनरली जाते हैं, बट कई बार क्रेडिटर भी मांग लेते हैं, तो इसके एक स्पेसिफाइड चार्जेस लगते हैं। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड, आपके बैंक चार्जेस आपका एक एक्सपेंस है, तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। क्योंकि ये बैंक अकाउंट से ही पैसे कम होते हैं, तो ड्राफ्ट भी बैंक अकाउंट से ही, बैंक के चैनल के थ्रू ही बनता है। ठीक है जी। सेवेंथ एंट्री हम पास करने जा रहे हैं, पेमेंट ऑफ एक्सपेंस। अगर आप कोई भी एक्सपेंस पे करते हो, फॉर एग्जांपल पेमेंट ऑफ एक्सपेंस में बात करता हूं, पेमेंट ऑफ एक्सपेंस, लेट्स से रेंट आपने पे कर दिया, रेंट बाय वे ऑफ चेक पे कर दिया, तो रेंट तो खर्चा आपका है ही है, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। उसके बाद एट्थ, जो हम एट्थ एंट्री पास करेंगे, चेक पेड और चार्ज बाय बैंक। चेक पेड टू और चार्ज
बाय बैंक। तो ये ट्रांजैक्शन क्या हुई, कोई भी खर्चा हो गया, मतलब बैंक ने कोई चार्जेस ले लिए, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि आपका ये खर्चा है, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिटेड, और कम क्या हुआ, टू बैंक, तो बैंक बैलेंस कम हो गया, तो ये अमाउंट सीधी सीधी ऐसे बन जाएगी। नेक्स्ट करते हैं जी। हमारे पास 9th एंट्री जो है, हम 9th एंट्री स्टार्ट करेंगे। चेक और ड्राफ्ट रिसीव फ्रॉम डेटर, या तो चेक या फिर ड्राफ्ट हमने कहां से ले लिया, डेटर से ले लिया, रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। तो बैंक बढ़ गया आपका, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, और क्या डेटर्स कम हो गए आपके, टू डेटर्स, अमाउंट रिस्पेक्टिव सामने आ जाएगी इसके। 10th जो जनरल एंट्री है, चेक रिसीव्ड फ्रॉम अ डेटर नॉट डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन द सेम डे। चेक जो है, चेक नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन सेम डे। वो क्या कहना चाह रहा है, कहता कि आपने चेक जो डिपॉजिट कराया वो सेम डे बैंक में डिपॉजिट ही नहीं कराया, मतलब चेक आपने डेटर से ले लिए, तो यहाँ पे एंट्री क्या आ जाएगी, चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिटेड। आपने लिया किससे, आपने डेटर से ले लिया, ठीक है जी, टू डेटर्स। डेटर का नाम दिया होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम डेटर का नाम दिया ही होगा। 11th, उसके बाद बात करते हैं ये जो अबव चेक, चेक्स इन हैंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ऐसा किस केस में पॉसिबल है, ऐसा बहुत केसेस में भी पॉसिबल है। बड़े बड़े बिजनेसमैन को क्या होता है, उनको चेक्स मिल जाते हैं और वो उनको बोलते हैं कि आप ही कुछ दिनों बाद ये अमाउंट जो है वो बैंक में डिपॉजिट कराइएगा। तो अब हुआ क्या, ये जो चेक्स थोड़े दिनों के लिए अपने हैंड में रख लिए, अब वो बैंक में जब डिपॉजिट होंगे तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू चेक्स इन हैंड। तो ये सिंपल सा केस बन जाएगा। 12th, अब चेक डिपॉजिटेड जो थे वो डिसऑनर हो गए, चेक्स डिपॉजिटेड डिसऑनर्ड। अब जो आपने चेक डिपॉजिट कराए उनमें पैसा ही नहीं मिला, वो वापस ही चले गए। तो ऊपर वाली एंट्री है जो 9th एंट्री है, 9th एंट्री की रिवर्स एंट्री पास हो जाएगी। क्या एंट्री पास हो जाएगी, डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, क्योंकि इन एक्चुअल में हमने बैंक का बैलेंस बढ़ा दिया था, रियलिटी में बैंक ने पैसा बढ़ाया ही नहीं और डेटर्स हमने कम कर दिए, तो डेटर्स एज इट इज दिखाई दे देंगे। तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं जनरल एंट्रीज में। उसके बाद इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, 13th, जो इंटरेस्ट है वो बैंक ने चार्ज कर लिया, तो ये जो बैंक चार्जेस की तरह ही होंगे, बट ये अब स्पेसिफिक नाम दिया हुआ है इंटरेस्ट। हमारा खर्चा है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, ठीक है जी। 14th एंट्री, सॉरी 14th एंट्री, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। आप कभी भी देखोगे इंटरेस्ट जो आपका पैसा पड़ा होता है बैंक के पास, उसमें आप उस अमाउंट के ऊपर आपको इंटरेस्ट देता है, तो इंटरेस्ट तब आपकी इनकम होती है, तो आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो इसके बाद जो 15th जो ट्रांजैक्शन है वो देखो, बैंक मेक पेमेंट ऑन फर्म बिहाफ। होता क्या है, बैंक पे करता है ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। तो इसका सिंपल सा फंडा ये है कि
कोई स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं, ओनर ने क्या दिया होता है कि स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दी है कि इस पर्टिकुलर डेट पे अपने आप कट जाए, पैसा कट जाए। फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम आपको पे करना ही करना पड़ता है। तो आपका ये होता है कि इंश्योरेंस प्रीमियम ना कभी लैप्स हो जाए। तो जैसे कि इंश्योरेंस प्रीमियम, मैं यहाँ पे एग्जांपल भी देता हूँ, इंश्योरेंस प्रीमियम, तो इंश्योरेंस प्रीमियम को पेमेंट चलेगी इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। उसके बाद 16th कलेक्शन बाय बैंक। अब बैंक को भी तो कलेक्शन की वो दे सकता है, की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकता है। कलेक्शन बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। तो ये जो कलेक्शन करनी है, तो ये क्या, ये इसकी एंट्री क्या आ जाएगी। इसकी एग्जांपल ले लो, मान लो डिविडेंड इनकम है, कोई भी शेयर बाजार में अगर किसी ने शेयर्स के लिए इनकम रिसीव करी होगी तो उसको डिविडेंड की बात पक्का पक्का पता होगी। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि इसका बैंक बैलेंस बढ़ गया और डिविडेंड आपकी इनकम है, टू डिविडेंड। ठीक हो गया जी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 17th ट्रांजैक्शन। तो 17th हमारी जो ट्रांजैक्शन होगी उसमें हम देखते हैं क्या लिखना जी। 17th ट्रांजैक्शन में रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन। बैंक लोन भी तो रीपेमेंट करनी होती है, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन। अब ये जो रीपेमेंट करी है बैंक लोन ने, तो ये कैसे होगा, बैंक लोन अकाउंट डेबिटेड, एक लोन का अकाउंट अलग से खुल जाता है और बैंक का बैलेंस कम होता जाता है। तो ये भी आजकल स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन भी होते हैं, जिसने कभी कार या कोई मशीनरी फाइनेंस कराई हो तो उसको पता होगा ये बात कि उसको खुद पेमेंट देने नहीं जाना पड़ता, ऑटोमेटिकली बैंक से डेबिट हो जाते हैं। ठीक है जी। ट्रांसफर ऑफ फंड फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक, जैसे ट्रांसफर टू अनदर बैंक। इसी के साथ सारी की सारी ट्रांजैक्शन खत्म हो जाएगी। फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने HDFC बैंक में ट्रांसफर करा दिया मनी, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कम हो गया और ये ज्यादा हो गया, तो बैंक अकाउंट यानी कि HDFC अकाउंट डेबिटेड, तो जो कम हुआ टू बैंक ब्रैकेट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, तो जो डेबिट हुआ बढ़ गया और जो क्रेडिट हुआ वो कम हो गया। तो ये ट्रांजैक्शन थी। इसी के साथ हमारी बैंकिंग की ट्रांजैक्शन खत्म होती है। आपके पास इसको करने के लिए बहुत सारी इलस्ट्रेशन हो जाएंगी इसी के साथ ही, अगर आपके पास बुक है। नहीं तो कोई भी बच्चा मेरे से PDF मांग सकता है बुक की, कमेंट सेक्शन में अपनी ईमेल ID दे दे या व्हाट्सएप नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप कर दे। मेरा जो नंबर है वो व्हाट्सएप पे आपको उस वीडियो की स्टार्टिंग में आपको रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। इसके बाद हम बात करेंगे जो डोनेशंस, चैरिटी या बाकी की रिमेनिंग जो है ट्रांजैक्शंस की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वो वाली ट्रांजैक्शन। अब जो हमने जनरल एंट्री के कंसेप्ट करने हैं वो कुछ नॉर्मल से कंसेप्ट है, बट ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो अब नंबर 1 अब का जो कंसेप्ट करेंगे, आई डोंट नो कि एग्जैक्टली नंबर जनरल एंट्रीज कितनी थी, वेट 19th हमने करी थी, हाँ जी। तो 20th जनरल एंट्री जो है वो हम करते हैं, गुड्स गिवन एज अ चैरिटी। अगर आप कोई भी गुड्स चैरिटी के तौर पे देते हो तो उसकी जनरल एंट्री क्या है। देखो आपने वो कभी ना कभी तो परचेज करा होगा, तो एक बात श्योरिटी है कि आपकी परचेजेस जो है वो क्रेडिट में आने वाली है टू परचेजेस। अब ये तो विदाउट GST हो गया, और डेबिट में क्या आ जाएगी, चैरिटी या फिर डोनेशन, क्योंकि ये चैरिटी डोनेशन का ही रूप लेती है। चैरिटी या डोनेशन अकाउंट डेबिटेड रिस्पेक्टिव अमाउंट से। बट अगर आपने GST दिया हो तो मैं ना यहाँ पे आपकी क्लैरिटी के लिए इनपुट CGST लिख देता हूं टू इनपुट SGST लिख देता हूं टू इनपुट IGST। देखो CGST और SGST का कॉम्बिनेशन है अगर ये लोकल लेवल पे है। अगर ये इंटरस्टेट पे है तो
इंटरस्टेट ट्रांसफर है तो IGST लगता है, तो आप रिस्पेक्टिव अमाउंट उनके सामने लिखेंगे। ठीक है जी। बीइंग गुड्स गिवन एज एन चैरिटी, ये नरेशन हो जाएगी आपकी। तो नरेशन आप लिखेंगे पेपर में, अभी हमारा रफ हैंड चलता है। उसके बाद जो एंट्री आती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एज ए सैंपल। कई बार क्या होता है, गुड्स की प्रमोशन के लिए सैंपल्स देने पड़ते हैं। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल्स। तो ये भी आपकी एक तरह से ऐड ही हो रही है, किसी भी सोर्स के थ्रू हो रही है। तो ये एडवर्टीजमेंट का खर्चा है, एडवर्टीजमेंट का जो खर्चा है, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिटेड। और आप खुद जो बनाए हुए खरीदे हुए गुड्स हैं वो दे रहे हैं, तो टू परचेज क्रेडिट आ जाएगी। सेम उसी तरह से टू इनपुट GST। अब GST में जैसे ऊपर हमने ये करा था, वो 3 जो कैटेगरीज हैं वो उसी अकॉर्डिंगली आ जाएंगी जैसे हमने यहाँ पे करा था। तो GST में 22 की बात करें तो लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर और डैमेज, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है लॉस ऑफ स्टॉक हो गया। कई बार आपने देखा होगा न्यूज़पेपर्स में कि फायर हो गई, फायर लग गई, चोरी हो गई, तो या तो थेफ्ट हो जाती है या फायर अकर हो जाती है आपके प्रेमाइसेस में, या फिर कोई और डैमेज हो जाता है। तो इस केस में क्या जनरल एंट्री आएगी, तो कहता है इस केस में जो जनरल एंट्री आएगी वो ये आएगी, लॉस बाय जो भी रीजन है, फायर, थेफ्ट या डैमेज, अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस। स्टॉक खराब हो गया आपका, तो ये आपकी परचेज खराब होगी, टू इनपुट GST। तो ये इनपुट GST का फिर से वही कंसेप्ट है, सेम वो ये वाला जो ऊपर दिया था। 3 कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड करेंगे, ये क्रेडिट में और ये डेबिट में आ जाएगा। तो आप फॉर्मेट के अंदर ही करेंगे, प्लीज फॉर्मेट जरूर इसको ध्यान में रखते हुए चलिए। अब नेक्स्ट एंट्रीज करते हैं। कई बार क्या होता है, ये जो गुड्स होते हैं ये इंश्योर्ड भी होते हैं। तो अगर ये गुड्स इंश्योर्ड होंगे, इन केस, इमेजिन करो, इन केस गुड्स आर इंश्योर्ड, तब उस पर्टिकुलर केस में आप क्या करेंगे। अगर गुड्स इंश्योर्ड है तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम लॉ मतलब क्लेम देने के लिए तैयार हो जाती है। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस। कहता कि अगर ऑलरेडी क्या है आपके पास इंश्योरेंस कंपनी ही सारा कुछ पे करने के लिए तैयार है, तो इंश्योरेंस कंपनी करेगी ना, तो टू इनपुट GST, वो 3 कैटेगरीज वाला। ये नंबर देख लेते हैं, ये नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन 22 थी, ये 23 हो जाएगी। तो तुम्हारी ये 23 जनरल एंट्री हो जाएगी। अब 24 जो एंट्री वो पास करेंगे। कहता कि अब जो अमाउंट अभी तो ये ड्यू है, बीइंग अमाउंट ड्यू, ये ड्यू हुई है, अभी रिसीव नहीं हुई है, तो अमाउंट रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। अगर ये जो अमाउंट हमने इंश्योरेंस कंपनी से रिसीव कर लेनी है, तो क्या अमाउंट आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इंश्योरेंस कंपनी। ठीक होगी जी, ये अमाउंट आ जाएगी इंश्योरेंस कंपनी से। तो ये यहाँ पे भी आप अमाउंट रिस्पेक्टिव अमाउंट लिख देंगे जितनी भी होगी। 25 जो जनरल एंट्री है, कहता कि अब जहां पे इंश्योरेंस कंपनी ये थे फुली इंश्योर्ड, ये गुड्स थे फुली इंश्योर्ड, व्हेन गुड्स आर पार्शियली इंश्योर्ड, या फिर इंश्योरेंस कंपनी अग्री ही नहीं करती कि हम आपको 100% क्लेम देंगे, तब उस केस में आप क्या करेंगे। तो देखो आपके केस में मान लो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। एक गुड्स जो थे, जो आपके गुड्स थे, मान लो ये आपके गुड्स थे, ये थे 1 लाख रुपए के। अब इन गुड्स को फायर आग लग गई इनको, ठीक है जी। 1 लाख रुपए से कंपनी कहती है हम 70,000 क्लेम कर लेंगे, 30,000 हम नहीं पे कर पाएंगे आपको, ठीक है जी, 30,000 का क्लेम नहीं दे पाएंगे। तो इसकी एंट्री क्या आ जाएगी, तो कहता बैंक अकाउंट डेबिटेड, ऊपर वाली एंट्री 70,000 से हो जाएंगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड जितना हमें लॉस हुआ, लॉस ऑफ
स्टॉक, ये तो लॉस रहेगा ही रहेगा। ये किससे हुआ? बाय बाय थेफ्ट, बाय डैमेज, बाय जो भी है जिससे भी हुआ, ये भी डेबिट में हो जाएगा। टू इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी कितनी अमाउंट से पे कर रही है उसको, तो ये अमाउंट आ जाएगी बैंक से 70,000। ये जो लॉस बाय थेफ्ट जो भी है ये 30,000 आ जाएगा फिर से, और ये 1 लाख आ जाएगा। तो एक बारी हमने इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम तो लॉन्च करा 1 लाख रुपए का, बट वो देती हमें 70,000 है। ठीक है जी। और ये जो अमाउंट है ये प्रॉफिट एंड लॉस में भी चली जाएगी, ये ध्यान रखना। स्टेटमेंट ऑफ P&L वैसे इसको कहते हैं। तो इसकी एक और एंट्री आ जाएगी इसी के साथ ही, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू लॉस ऑफ स्टॉक जो है वो 30,000। ठीक होगी जी बात। चलो उसके बाद हम बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मान लो आपने क्या करना है, एक मशीनरी जिसे कहते हैं कि फिक्स्ड एसेट की सेल और परचेज की एंट्री तो देख ली थी। तो फिक्स्ड एसेट मान लो, चलो मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं। तो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये आपकी टीएस गरेवाल की जो बुक है उसमें सारा सीक्वेंस वाइज चल रहा है सारा कुछ। कहता आपके पास एक वेंडर है, ये है वेंडर। वेंडर से आपने एक मशीनरी ली, मान लो कोई भी ऐसी मशीनरी ले लिया आपने, आई थिंक सो ये है अच्छी मशीनरी नहीं है। तो मशीनरी की हम एक डायग्राम सी बना लेते हैं कुछ ऐसी। ठीक है जी, मशीनरी बन जाती है, तो कुछ भी ऐसे करके ये मशीनरी है, ये आपकी मशीन है। तो ये जो वेंडर से आपने मशीन परचेज करी है इसके ऊपर आप क्या पे करके आओगे? कहता और ये आपका प्रेमाइसेस है, ये आपका प्रेमाइसेस है, ये आपकी बिल्डिंग है, ये मशीनरी यहाँ पे जानी है। ठीक है जी। इसके बीच में कॉस्ट आएगी, मशीनरी की खुद की कॉस्ट आएगी, कॉस्ट ऑफ मशीन आएगी। वो कहता इसमें क्या और आएगा? ट्रांसपोर्टेशन भी आएगी। अब मशीन को लेके आने के लिए ट्रांसपोर्टेशन भी तो लगेगी ना। उसके बाद वो क्या कहना चाह रहा है? कहता कि आपके पास इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी आएगी। बिना इंस्टॉलेशन के तो आप चल ही नहीं पाओगे, बिल्कुल भी नहीं चल पाओगे। तो अल्टीमेटली इस कंसेप्ट को कराने का मतलब क्या है? कहता कि टिल द डेट पुट टू यूज, कहता आप जब तक उसको यूज में नहीं ले आ पाते तब तक की हुई जितनी भी कॉस्ट है, जितने भी कॉस्ट इंकर करी है वो आपकी मशीन की अमाउंट में कैपिटलाइज हो जाएगी। इसमें टैक्सेस भी आते हैं जिसको हम कहते हैं जीएसटी, और अगर ये इंपोर्ट कराइए तो कस्टम ड्यूटी भी आ जाएगी इसमें। ठीक है। तो टिल द डेट पुट टू यूज तक की जितनी भी कॉस्ट इंकर्ड हुई है वो हमने मशीन की अमाउंट में कैपिटलाइज कर देनी है। तो इसकी एंट्री तो हम देख ही चुके थे, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिटेड, इनपुट जीएसटी। अब जीएसटी भी 3 कैटेगरीज में जैसे मैंने आपको बताया था, टू वेंडर। ठीक है जी, ये रिस्पेक्टिव अमाउंट्स आ जाएंगे। और वेंडर को पेमेंट की अमाउंट जैसे भी उसको पेमेंट करेंगे कैश में, अगर उसको कैश में पे करना तो कैश में पे कर देंगे, उसको बैंक में पे करना तो बैंक से पे कर देंगे। तो जो भी अमाउंट आएगी हम उसको पे कर देंगे। ठीक है जी। इसके बाद हम बात करते हैं सेल की, तो एंट्री कराई दी हुई है। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, आपको ये याद करना है, डेप्रिसिएशन चैप्टर में भी आपको काम आएगा। इसके बाद हम जो बात करेंगे कुछ खर्चों की बात करेंगे, सन्ड्री एक्सपेंसेस की बात करेंगे। आपकी बिजनेस फर्म में बहुत सारे एक्सपेंसेस हो जाते हैं, तो जितने भी एक्सपेंसेस करें उसके एक वाउचर बना जाते हैं। तो उसकी एंट्री क्या पास होती है? उसकी जनरल एंट्री ये पास होगी, सन्ड्री या फिर मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड। इसके लिए हम कैश बुक भी बनाते हैं। अगर छोटे छोटे एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश, अगर हमने कैश में पे कर देना। ठीक है जी। तो अब यही हमारे कुछ खर्चे आउटस्टैंडिंग भी रहेंगे। आउटस्टैंडिंग का मतलब ड्यू हो चुके हैं बट पे नहीं करे,
तो इसका कंसेप्ट जो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। मान लो अगर ड्यू हो चुके हैं, हमारे देने वाले बन चुके हैं बट दिए नहीं, जैसे कि एग्जाम्पल जो है वो वेजेस है, जो इसकी एग्जाम्पल है वो वेजेस है। तो खर्चा तो हुआ है, तो वेजेस अकाउंट डेबिटेड, खर्चा अकाउंट डेबिटेड, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग, आप पूरा लिखेंगे, टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट। ठीक हो गया जी। उसी तरह थे प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट भी तो आते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस, आपने वो खर्चा पहले ही पे कर दिया, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है? प्रीपेड एक्सपेंसेस आपका एसेट बन गया। प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू एक्सपेंस अकाउंट, क्योंकि ये इस साल का है ही नहीं, ये अगले साल में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है जी। तो हमने अभी तक क्या करा? सन्ड्री एक्सपेंसेस कर लिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कर लिए, प्रीपेड एक्सपेंसेस कर लिए। इसके बाद बहुत थोड़े से कंसेप्ट रह गए हैं आपके, तकरीबन 3 कंसेप्ट रह गए, वो फटाफट से कर लेते हैं, देख लेते हैं। उसके बाद आती है अक्रूड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम की अगर मैं बात करूं तो इनकम में 2 तरह की इनकम आती है। एक आती है अक्रूड इनकम, यानी कि जो हम अर्न कर चुके हैं बट अभी तक रिसीव नहीं हुई, अर्न बट नॉट रिसीव। उसके बाद ये है अक्रूड इनकम। दूसरी जो इनकम है वो है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अभी तक हमने काम नहीं करा बट एडवांस इनकम हमने रिसीव कर ली है, तो ये आपकी लायबिलिटी है। ठीक है जी, लायबिलिटी है। ठीक है जी। तो इसकी जर्नल एंट्री, रिस्पेक्टिव जर्नल एंट्री हम फटाफट से देख लेते हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कह रहा हूं, अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिटेड, कोई भी इनकम जो हो सकती है, अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिटेड टू इनकम अकाउंट। इनकम तो हो चुकी है बट ये लेने वाली है, तो हम एसेट दिखा देंगे इसको, तो डेबिट में एसेट आ जाएगा। अब ये लायबिलिटी क्या है? फॉर एग्जाम्पल हमने कोई रेंट का खर्चा पे करना था, तो रेंट अकाउंट डेबिटेड टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है जी। तो ये इनकम भी हो चुकी है हमारे पास। अब जो लास्ट कंसेप्ट है वो डेप्रिसिएशन का है। जैसे कि हमारे पास वैसे तो एक पूरा का पूरा चैप्टर आएगा डेप्रिसिएशन का, बट हम एक बेसिक एंट्री चेक कर लेते हैं डेप्रिसिएशन की। तो डेप्रिसिएशन के कारण क्या होता है? वैल्यू ऑफ एसेट जो है, कोई भी फिक्स्ड एसेट, नॉर्मल एसेट नहीं, वैल्यू ऑफ सिर्फ फिक्स्ड एसेट, वो जो है रिड्यूस हो जाती है। तो उसके लिए जर्नल एंट्री क्या पास होती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू फिक्स्ड एसेट। अब इसके जो रीजंस होते हैं वो 3-4 रीजन होते हैं, जैसे ऑब्सोलीट होगी, डैमेज हो गया, नॉर्मल वेयर एंड टियर हो गया। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। तो आप इस कंसेप्ट को बार बार देख सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में डालिए। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉरवर्ड करें जितना कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।